कर जाके तेरा मिशन फैलावांगे, कर जाके तेरा मिशन फैलावांगे। भीमराव नहीं तेरी देन फैलावांगे, कर जाके तेरा मिशन फैलावांगे। समाज में बहुत से लोग बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं, पर डॉक्टर बाबा साहेब के वंशज इसी मिशन को पूरी ताकत के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे प्रमुख अतिथि यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के वंशज हैं। भारत की एक जानी मानी एवं लोकप्रिय शख्सियत है जो एक सक्रिय सामाजिक और धार्मिक कार्य करता है। वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके माध्यम से वह भारत में आम्बेडकरवाद और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। वह उत्कृष्ट वक्ता और अधिवक्ता है और वह भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादन करने हेतु इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब के परमपौत्र माननीय आदरणीय राजरत्न अशोक आम्बेडकर जी को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। We, the Bay Area Ambedkarite community, is extremely fortunate and excited to hear from great grandson of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar on his 131st birth anniversary celebration. मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जिन लोगों को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध, संत कबीर, महात्मा फुले, इनको, इनके विचारों को मैं पहले वंदन करता हूँ। जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं नमन करता हूँ। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। उस जयंती के आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी के प्रेसिडेंट राम सभय जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, तक्षक जी और सभी डेलीगेट्स और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय हिंद। मैडम ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के वंशज। दरअसल महापुरुषों के कोई वंशज होते ही नहीं, महापुरुषों के होते हैं अनुयायी, फॉलोअर्स। और मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का वंशज बाद में हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का फॉलोअर पहले हूं। इस बात का मुझे अभिमान है और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो बाबा साहब के परिवार का हिस्सा है, वो बाबा साहब का वंशज है। हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब को
बाबा साहब के विचारों पर चल रहा है। आज जब मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कल परसों जब मैं इंडिया से बैठ रहा था, फ्लाइट पकड़ रहा था, जब मैं उस फ्लाइट में एंटर कर रहा था, तब बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन के कुछ प्रसंग मुझे याद आ रहे थे। एक समय था और इस घटना को 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे जब बाबा साहब को उनके पिताजी ने, राम जी बाबा ने मिलने के लिए बुलाया कि तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां लग गई है तो मुझे मिलने के लिए आओ। और जब बाबा साहब अपने पिता को मिलने के लिए गए अपने भाई के साथ, बहनों के बच्चों के साथ, जिस बैलगाड़ी में बाबा साहब बैठे और उस बैलगाड़ी वाले को जब पता चला कि ये अनटचेबल्स है, ये डाउन ट्रॉडन है, उस बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब को बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। और जब बाबा साहब अपने सोशल पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने कदम रखा और जब बाबा साहब को ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक संवैधानिक पद पर अपॉइंट किया गया और बाबा साहब की जिम्मेदारी थी कि भारत के महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उन जातियों की क्या स्थिति है वो सारा रिकॉर्ड उनको तैयार करना था। बाबा साहब लिखते हैं कि जब मैं स्टेशन पर उतरा तो मुझे लेने के लिए जो तांगा आया वो तांगे वाला उस तांगे को ठीक से चला नहीं रहा था। वो तांगा कभी इधर जाए कभी उधर जाए और जब वो तांगा एक ब्रिज से गुजरने वाला था तो उस गाड़ी वाले को वो तांगा हैंडल नहीं हुआ, वो तांगा ब्रिज से नीचे गिर गया। बाबा साहब भी नीचे गिर गए। बाबा साहब के घुटने को जो मार लगी और उस दिन से जो बाबा साहब अंबेडकर जी के हाथ में लाठी आई वो बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन तक उनके हाथ में रही। बाबा साहब ने उस तांगे वाले से पूछा कि क्या तुम्हें तांगा चलाना नहीं आता, ये कैसे तांगा चला है? तो उस तांगे वाले ने कहा कि सही में नहीं आता, आप आने वाले हो इसलिए यहां तक कोई तांगे वाला तांगा देने के लिए, तांगा चलाने के लिए तैयार नहीं था। कोई तांगा चलाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सोचा अगर कोई नहीं चला रहा तो हम चलाएंगे। और जिसको तांगा चलाना नहीं आता था वो गाड़ी में बैठा और वो जिस तरह से चलाया जाए वैसे चलाते। लेकिन जब मैं उस फ्लाइट में पैर रख रहा था तब मुझे ये दो बाबा साहब के जीवन की घटनाएं याद आ रही थी कि एक समय था कि बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब के लिए कोई तांगा चलाने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे लिए इतना बड़ा काम कर गए कि आज हम फ्लाइट्स में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। ये बाबा साहब की 100 साल भी नहीं हुए, इतना बड़ा परिवर्तन बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में, विश्व में कर दिया, पूरे विश्व में। आज हम लोगों को गर्व है आप लोगों पर, अमेरिकन अंबेडकराइट्स पर। हम लोग भारत में आप लोगों का जिक्र करते हैं। आज आप लोगों के वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड इक्वलिटी डे से यहां पर घोषित किया गया है और बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को वर्ल्ड इक्वलिटी डे के माध्यम से मनाया जाएगा। यूएस के अंबेडकराइट्स का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों की सफलता, आप लोगों के प्रयत्न की सफलता के माध्यम से हम लोग इंडिया में प्राउड फील करते हैं। आज बाबा साहब की जयंती सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में नहीं, जापान के एम्बेसी में मनाई जा रही है, यूएई में मनाई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में मनाई जा रही है, पूरा विश्व। मुझे आज भी याद है बाबा साहब अंबेडकर जी को एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब आप इतना काम कर रहे थे लेकिन आपके बारे में कोई
मीडिया नहीं छापता, आपके विचारों को कोई फैलाता नहीं है, आपके आंदोलन को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, फिर आपको लोग कैसे मानेंगे? बाबा साहब ने जवाब दिया कि जिस दिन मेरे लोगों को मैंने उनके लिए क्या किया है ये पता चल जाएगा, उस दिन मैं मेरे लोगों का मसीहा बन चुका हूं। आज धीरे धीरे सिर्फ अम्बेडकराइट्स नहीं, नॉन अम्बेडकराइट्स लोगों तक भी ये बातें जा रही है। बाबा साहब ने भारत के लिए क्या किया। आज पूरा वर्ल्ड बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है। वर्ल्ड इक्वलिटी डे घोषित हो रहा है। मैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की अभिप्राय वहां पर फ्रेम करके रखा हुआ है कांच में। बाबा साहब लिखते हैं कि इक्वलिटी क्या होती है, समानता क्या होती है। ये पहली बार मुझे इस देश में आकर पता चला कि इक्वलिटी क्या होती है। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को समानता क्या होती है इसका अनुभव भारत में कभी नहीं आया। जब बाबा साहब, उनकी माता भीमाई छोटे बाबा साहब को जब कपड़े खरीदने के लिए लेकर जाती तो वो दुकान वाला ऐसे ही कपड़े नहीं देता था, पैसे तो पूरे लेगा। पैसे पूरे लेने के बाद मट्टी के ऊपर पानी डाल देता था, उसको कीचड़ बनाता था और जो नए कपड़े हैं वो कीचड़ में गंदे करके फेंक कर, माता भीमाई के मुंह पर फेंक कर वो कपड़े बाबा साहब को पहनाए जाते थे, कीचड़ में गंदे करके। उन्हीं बाबा साहब की वजह से आज हम सूट और कोट टाई कोट में घूम रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है भारत के लिए। विश्व में बैठे हुए बाबा साहब के फॉलोअर्स भी, लेकिन वही व्यवस्था, वही समानता भारत से नष्ट हो रही, खत्म हो रही, खत्म। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान को हटाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। जैसे आपने भीमा कोरेगांव का उल्लेख किया, विजय स्तंभ है वहां पर, ये गुम हो चुका था। अब ये कोई छोटी मोटी निडल तो है नहीं गुम होने के लिए। बाबा साहब ने ढूंढ निकाला, ये वहीं पर था, वही था, लेकिन हम भूल चुके थे। और इसलिए बाबा साहब हमको वहां लेकर गए, इसलिए नहीं कि वो कोई पवित्र स्थल है, इसलिए नहीं कि वहां पर कोई दैवी शक्ति है। बाबा साहब हमको वहां लेकर गए और हम लोगों को कहा कि देखो, ये तुम्हारे पूर्वजों ने जो काम किया है ये उसका चिन्ह है, और ये देखकर अनुमान लगाओ कि तुम भेड़ बकरी की संतानें नहीं, शेर की औलादे हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को हमारी असली पहचान करा के दी है। महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन आप लोगों को पता है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन को, महाड़ के आंदोलन को पानी पीने का आंदोलन समझ लेते हैं कि बाबा साहब ने पानी पीने के लिए आंदोलन किया था। लेकिन वही बाबा साहब जब अपना ऐसे लिखते हैं महाड़ एज ए सत्याग्रह, तो पहले ही लाइन में लिखते हैं कि मेरा आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं है। उस महाड़ के 14 तालाब का पानी पीकर हम लोग कोई अमर नहीं होने वाला। उस तालाब में ऐसा कुछ खास नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह आंदोलन इसलिए खड़ा किया 1923 में, 24 में बोले कमीशन ने रिजोल्यूशन पास करके ये डिक्लेयर कर दिया कि सरकार के पैसों से जितने भी तालाब है, वेल्स है, वो सभी के लिए खुले होंगे, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कानून बन चुका था। कानून बनने के बावजूद भी जो लोग अपने आप को अनटचेबल समझते थे, वो वहां पर जाकर अपने अधिकार को नहीं ले रहे। वो मरे हुए जानवर जिसको
कुएं में डाले जाते हैं, उस कुएं का गंदा पानी पीने के लिए तैयार थे, लेकिन अच्छा पानी महाड़ के 14 तालाब का पानी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। इतना डर था हम लोगों में, इतना डर, इतना खौफ इस मनु के कानून का हम लोगों में था। बाबा साहब ने 1924, 25, 26 और 27 के मार्च महीने तक ऐसी छोटी छोटी सभाएं महाराष्ट्र के कोने कोने में, खास करके कोंकण रीजन में की, और बाबा साहब ने 50,000 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब महाड़ के 14 तालाब पर लेकर गए। बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, बाबा साहब ने मरी हुई कौम को जिंदा करने का आंदोलन किया, मरी हुई कौम को जिंदा किया। आज वही जिंदा कौम, उसी जिंदा कौम को आज फिर से मारने की कोशिश हो रही है। देश का संविधान जलाया जाता है, पब्लिक सेक्टर बेची जा रही है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है, अभी अलग अलग स्टेट्स में लागू होने जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों में अब जागृति खत्म है। जो जागृति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1926-27 के आंदोलन से की थी, बाबा साहब ने कहा कि जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है, तैयार हुई है, इसे बुझने मत देना, इसे खत्म मत होने देना। आज एक फेज मैनर में, प्लान वे में ये जागृति को खत्म किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस साल जयंती मनाने के लिए 2-2 लाख रुपए हर जयंती मंडल को पॉलिटिशियंस ने दिए। 2-2 लाख रुपए डीजे बजाए गए, गाने लगाए गए, नाच रहे हमारे लोग, और वहीं पर उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग आगे नहीं आ रहे। और इसलिए हम लोगों को आज दरअसल हम ये सेलिब्रेशन का वक्त है, बाबा साहब की जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाए ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इस मंच का, इस टाइम का यूटिलाइजेशन भारत में हो रही घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए भी आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा क्योंकि भारत में क्या हो रहा है ये कोई भी मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अभी पिछले 1 महीने पहले राजस्थान में सिर्फ मूंछ रखी तो आरएसएस के लोगों ने उसकी जाके हत्या की। 2022 एक मूंछ रखने का अधिकार भी आज हमारे पास नहीं है। गुजरात का एक आईपीएस ऑफिसर, सामान्य आदमी नहीं, आईपीएस ऑफिसर अपनी शादी में सिर्फ घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लाया। एक आईपीएस ऑफिसर को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए। ये ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया बताएगा, ना तो इंडियन एक्सप्रेस बताएगा, ना आज तक बताएगा, ना उनके जो इंडिया टुडे है, रिपब्लिक टीवी है, कोई नहीं बताएगा। और यहां पर आकर मोदी जी क्या कहते हैं, भारत में सब चंगा से, यानी भारत में कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा चल रहा है। इस तरह का दृश्य, इस तरह का पिक्चराइजेशन यहां यूएस में आके किया जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान, उसको अगर हम नहीं बचा पाए, फिर से वही मनु का कानून लागू होने जा रहा है। अब जिन लोगों के हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में सर ने बताया, इस देश का संविधान, भारत देश का संविधान बाबा साहब न लिख पाए, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा पाए, इसके लिए बहुत कोशिशें की गई। गांधी, पटेल, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के विरोध में थे। बाबा साहब को उन्होंने आकर कह दिया था कि बाबा साहब, संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से उस संविधान सभा में गए, और जब इस संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ, आरएसएस नाम का वो संगठन
इस संविधान सभा की सभाओं को होने नहीं देता था, वो डिस्कशन नहीं होने देता था, वो कामकाज नहीं चलने देता था। और पहला ऑफिशियल बैन उस समय आरएसएस पर लगा। आरएसएस का ये कहना था कि जब पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर हो रही है तो फिर भारत में संविधान की क्या जरूरत है। आज भी आरएसएस के ऑफशूट विंग्स, आरएसएस के लोग यही कहते हैं, क्या संविधान नहीं था तब देश नहीं चल जाता, संविधान नहीं था तब देश चलाया नहीं जाता था। उस समय भी कानून था और उस कानून का नाम मनुस्मृति था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया, आप कभी आपके घर पे संविधान की कॉपी हो तो पढ़ लेना। आर्टिकल 13 में बाबा साहब अंबेडकर जी लिखते हैं कि भारत में जितने भी कानून इस संविधान के पहले हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में लागू हुआ है, 1949 में बाबा साहब ने दिया है, इस संविधान से पहले जितने भी कानून है, जितनी भी प्रथाएं है, वो सारे के सारे आज से मैं जीरो घोषित करता हूं, नल एंड वॉइड घोषित करता हूं। एक लाइन में 8,000 सालों की मनुस्मृति को बाबा साहब ने खत्म किया। और यही वो आरएसएस के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी से भारत ये हिंदू राष्ट्र बने, भारत ये धर्म के आधार पर हो। और उस समय के फ्रीडम फाइटर्स ने ये स्टैंड लिया कि नहीं, भारत किसी धर्म के ऊपर नहीं बनेगा, ये सेक्युलर होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। ये देश, भारत देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का होगा, उतना क्रिश्चियनों का होगा, जैनों का होगा, पारसियों का होगा, सिखों का होगा, बौद्धों का होगा। इतना ही नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं है ये देश उसका भी उतना ही होगा। बाबा साहब इतना बढ़िया कानून, जिसका कोई धर्म नहीं है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, फिर भी वो देश में है। अब मोहन भागवत क्या कहता है कि अगर इंडिया में है ना, वो तो पहली बार इंडिया कहते नहीं, अगर भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर हिंदू बन के रहना है तो मुसलमान कौन हो जाएंगे, क्रिश्चियनों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा। यानी जो लोग संविधान बनने से पहले संविधान के खिलाफ थे, आज वही लोग संसद में चले गए हैं और उनके हाथ में संविधान, उनके हाथ में संविधान। जो लोग संविधान विरोधी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसद में आने के बाद वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जिनकी मंशा ही नहीं थी कि भारत में संविधान है। अच्छा जी, संविधान ऐसा क्या लिख कर गए बाबा साहब जो पूरी की पूरी संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, जुडिशरी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इस संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में अब 1 या 2 महीने पहले धर्म संसद का गठन हुआ है, धर्म संसद। और इस धर्म संसद का काम है कि 1 साल के अंदर भारत को एक नया संविधान निर्माण करके देना है। वो नए संविधान की रचना कर रहे हैं, नए संविधान की रचना कर रहे हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पे छापते हैं कि नए संविधान का गठन होगा। और इस भारत देश का कानून ये कहता है कि मौजूदा संविधान होते समय आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर सकते। अगर आपको दिक्कत है संविधान से तो आप 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करो पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करो, लेकिन वो अंदर से नहीं, लोगों की कॉन्शियसनेस तैयार कर रहे हैं नए संविधान को। बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी का काम है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा फोकस रखा एजुकेशन पर। बाबा साहब ने अपने पहले संगठन का
ब्रीद वाक्य, घोष वाक्य, मोटो यही रखा कि टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। हमने इसका जब मराठी में, हिंदी में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेज में जब इसका ट्रांसलेशन किया, बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से। हम क्या कहते हैं? पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि पढ़ो या शिक्षित बनो। आज भी अगर गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हो, टू एजुकेट अगर इंग्लिश में लिखते हो तो रीजनल लैंग्वेज में आएगा पढ़ाओ। हमने क्या किया? पढ़ो। बाबा साहब ने कहा पढ़ो, बाबा साहब ने पढ़ो कहा, इसलिए हमने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ो और पढ़ाओ में एक छोटा सा डिफरेंस है। आप कहोगे क्या एक मात्रा के लिए इतना बड़ा क्यों बता रहा है? ये सिर्फ एक मात्रा का काम नहीं है। अगर जो व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर जी का आदेश पढ़ो करके मानता है, वो 10वीं पास करेगा, वो 12th करेगा, वो ग्रेजुएट होगा, वो पीजी होगा। बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़ो, इसलिए वो पढ़ाई प्राप्त करेगा, नौकरी कर लेगा, शादी कर लेगा और अपनी जिंदगी बिताएगा। बाबा साहब ने पढ़ो नहीं पढ़ाओ कहा, और जो पढ़ाओ के ऊपर काम करेगा वो भी 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएट होगा, पीजी होगा, वो भी शादी करेगा, अपनी जिंदगी बिताएगा। लेकिन वो बाबा साहब के आदेश पढ़ाओ के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो ये सोचेगा कि बाबा साहब ने मुझे पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। जो लोग अनपढ़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, वो उन लोगों में जाकर उनको शिक्षित करने का काम भी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो बाबा साहब ने कहा कि संविधान काफी नहीं है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग, इसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर गलत है, लायक नहीं है, तो संविधान किसी काम का नहीं है। आज जब हम देखते हैं कि भारत का संविधान ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो संविधान से नफरत करते हैं, जो संविधान चाहते नहीं, ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है और सारा इंप्लीमेंटेशन जीरो हो चुका है। सारा इंप्लीमेंटेशन, आपका रिजर्वेशन है पब्लिक सेक्टर से। देखो ये दो जो लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की भारत में लोगों की अगर सरकार बने तो वो सरकार कैसे काम करे, इसके लिए संविधान। दो संविधानों में लड़ाई चल रही है, एक संविधान और दूसरा मनु का कानून। मनु ने भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दिया कि जब भारत में ब्राह्मणों की सरकार बने तो वो सरकार कैसे काम करेगी। बाबा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा करके उनको एक आइडेंटिटी दी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब समान होंगे। और मनु का कानून कहता है कि भारत के लोगों का विभाजन 4 वर्णों में होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा, क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा और शूद्र इन तीनों की गुलामी करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी भी तरह का इनको कोई मुबदला नहीं मिलेगा, किसी भी तरह की आमदनी इनसे नहीं मिलेगी, बिना आमदनी के इनको तीनों वर्णों की गुलामी करेगा। यह है मनु का कानून और यह है बाबा साहब का कानून। इन दोनों कानून में अब लड़ाई चल रही है कि कौन सा कानून भारत में लागू होगा। अब हम लोग बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे, इसलिए वो बाबा साहब ने जहां पर अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो जो व्यवस्था बताई थी उसको खत्म कर दें। जैसे बाबा साहब ने या बाबा साहब से पहले महात्मा फुले इन्होंने कहा कि भारत के लोग
शूद्र बने कैसे? ये लोग शूद्र बने कैसे? उन्होंने वो रोग ढूंढ निकाला कि वो ये लोग इतने शक्तिशाली लोग जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10 पीढ़ियां भारत पे राज किया है। आपके राजा थे सम्राट अशोक। ऐसे लोग शूद्र बने कैसे? महात्मा फुले ने वो पहचाना और हमको बताकर गए कि विद्या के बिना मति लेगी। विद्या, एजुकेशन, मति, माइंड, बुद्धि। विद्या के बिना मति लेगी, मति के बिना नीति लेगी। मति नहीं, माइंड ही नहीं, नीति, प्लानिंग नहीं करेगी। नीति लेगी, नीति के बिना गति लेगी। अब आपकी नीति ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, आपकी लाइफ का स्पीड क्या होगा? कुछ नहीं। वो सोचने की स्पीड उसके पास नहीं होगी। गति गई, गति के बिना वित्त गया, वित्त यानी फाइनेंस। और एक अविद्या के कारण इस देश के लोग शूद्र बने। महात्मा फुले ने आने वाले जनरेशन को ये बताकर गए कि आप लोग शूद्र कैसे बने। और यही से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना घोषवाक्य दिया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई पिएगा वो दहाड़ेगा। महात्मा फुले कारण बताकर गए, बाबा साहब अम्बेडकर सॉल्यूशन देकर गए। उस समय हमारी अनपढ़ औरतों ने, अनपढ़ लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, लोगों के घरों में, लोगों के खेतों में काम किया और अपने घर में डॉक्टर, इंजीनियर तैयार किया उस समय। आज ऐसे कानून बनाए गए हैं कि आज घड़ी में भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं बना सकते। कानून बनाया है। नीट नाम का कानून बना। जब ये नीट नाम का कानून बना, यानी 12th पास करने के बाद भी आपकी वो परसेंटेज, आपकी गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी। ब्राह्मणों की नीट से भी पास होना होगा, इस एग्जाम से भी पास होना होगा, एंट्रेंस एग्जाम। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए मुंबई में, जहां से मैं आया हूं, वहां पर 3-3, 4-4 लाख रुपए के क्लासेस चली उस नीट की तैयारी के लिए। 3 हफ्ते 4 हफ्ते की ये तैयारी होता है। अब 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए कौन नीट में 7 लाख 8 लाख रुपए देगा? हमारे बच्चे बिना कोचिंग किए नीट की तैयारी घर में करते हैं। उस समय जब नीट का कानून लागू हुआ, अनेक डॉक्टरों ने रास्तों के ऊपर आकर विरोध किया, उसको कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। अनीता नाम की साउथ में रहने वाली एक लड़की, उसने इस नीट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कि अगर मुझे 12th में 98% है तो मुझे फिर से एग्जाम देने की क्या जरूरत है? साइंस में 98% प्राप्त की हुई अनीता ये सुप्रीम कोर्ट में गई। और आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यसभा हो, सब पर अब ये हावी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रीट को खारिज किया और कहा कि नीट की एग्जाम देनी होगी। अब पैसे तो है नहीं, घर में ही पढ़ाई करो। तो नीट की तैयारी उसने घर में ही की। 98% साइंस में प्राप्त की हुई लड़की घर में ही पढ़ाई करती है, नीट की एग्जाम के लिए जाती है और रिजल्ट आता है फेल। 98% उसको साइंस में है लेकिन नीट में फेल होती है। भारत के किसी भी कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं। तो नीट में पास होंगे तभी तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, उसका करियर खराब होगा, उसका साल बर्बाद होगा। 98% प्राप्त की हुई लड़की को आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे
जैसे मनु ने कहा कि शूद्रों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होगा, उस समय वेद थे, वेद सुनने का, वेद बोलने का अधिकार नहीं होगा, वही कानून नए फॉर्म में नीट के माध्यम से इंडिया में लागू हो चुका है। शूद्रों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को आमदनी पैसे मांगने का अधिकार नहीं है, नौकरी करने का अधिकार नहीं है। और यही कानून अब इन्होंने इसको कोई पाइपलाइन स्कीम या कुछ नाम दिया है। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में भारत के सारे पब्लिक सेक्टर हम बेचने वाले हैं। उन्होंने अभी एयर इंडिया बेची, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रेलवेज, वाटर डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारे डिपार्टमेंट्स ये बेच रहे हैं, सारे बेच रहे हैं। अब ये पब्लिक सेक्टर में क्यों बेच रहे हैं? मुझे बीपीसीएल के लोगों ने बुलाया, उनकी सारी बैलेंस शीट मुझे दिखा जब हम उनकी केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहे थे। बीपीसीएल साल का 30 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। 30 लाख करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद भारत उसको बेच रहा है। क्यों बेच रही है? क्योंकि ये वो संस्थानें हैं जहां पर रिजर्वेशन के माध्यम से आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाकर नौकरी ले सकता है। उन्होंने मुझे डेटा दिया कि आने वाले 2 साल में 40% लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग रिटायर्ड होने वाले हैं और उनके जगह पर, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, दूसरा एससी आने वाला है। अब वो कौन से उम्र का होगा? 21, 25। क्योंकि एक उम्र के बच्चे, एक उम्र में जो लगा, आज 72 इयर्स संविधान लागू होकर हुआ है, अब वो रिटायर होने आए हैं। अब फ्रेश जनरेशन नौकरी के लिए खड़ी है। अब जब फ्रेश जनरेशन वहां पर आई है, उनके दरवाजे ही बंद कर दिए, नौकरियां नहीं। यानी जैसे मनु ने बताया है कि इनका एजुकेशन बंद कर दो, इनका वित्त बंद कर दो, फाइनेंस बंद कर दो, वही काम भारत में हो रहा है, वही काम। इन्हें क्यों दिक्कत है? संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए इस कानून से ये नफरत क्यों करते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो पूरा डीप में आपको बताता हूं। जब बाबा साहब 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, तब उनके पिताजी मिलिट्री मैन थे। वो मिलिट्री अलग अलग उनकी पोस्टिंग्स हुआ करती थी। 6-6 महीने, 8-8 महीने वो घर नहीं आते थे। और फिर वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे, बाबा साहब से मिल नहीं पाते थे। जब बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग घर से थोड़ी नजदीक हुई, 100 किलोमीटर की दूरी पर, तो उन्होंने सोचा घर से थोड़ा नजदीक आया है, यहाँ पर ट्रेन आती है, तो क्यों ना अपने बच्चों को बुलाया जाए। तो बाबा साहब के पिताजी ने टेलीग्राम किया अपने बच्चों के नाम, बाबा साहब के नाम, कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई है तो मुझे मिलने के लिए आ जाओ, ये स्टेशन पे उतरो, ये ट्रेन पकड़ो, और जिस दिन आने वाले हो मुझे पहले इंटीमेट कर देना, टेलीग्राम कर देना कि आप लोग किस दिन आए। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला, सभी बच्चे खुश हो गए कि पिता को मिलने जाना है। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को निकलते हैं, हमें स्टेशन पे लेने की आ जाए। अब ये टेलीग्राम जब बाबा साहब के पिताजी के ऑफिस में आया और जिस क्लर्क के हाथ में गया, उस क्लर्क ने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को दिया है। अब बाबा साहब के पिताजी को पता नहीं कि बच्चे किस दिन आने वाले हैं, और बच्चे यहां से ट्रेन पकड़कर चल जाए। जिस स्टेशन पर उतरने के लिए कहा था, उस स्टेशन पर आकर उतरे और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमें लेने के लिए आएंगे या किसी को भेजेंगे। ट्रेन आकर चली गई, सारे लोग अपने अपने दिशा में चले गए। स्टेशन मास्टर ने देखा कि बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं। डिसिप्लिन उस समय बाबा साहब के घर में स्ट्रिक्ट हुआ करता था, अच्छे कपड़े। तो स्टेशन मास्टर को लगा शायद ये सवर्णों के बच्चे। तो स्टेशन मास्टर नजदीक आया, बच्चों को पूछा कहाँ जाना है। बाबा साहब ने कहा ये हमारे पिताजी मिलिट्री में अफसर है, हमें उन्होंने बुलाया था, हमें उनके
यहां जाना है, हमें यहां पर छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में ही जो बैलगाड़ी टांगा आप लोग कहते हो वो खड़ी थी, उसको बुलाया कि देखो बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको अपने पिता के यहाँ छोड़ कर आओ। तो सभी बच्चे उस बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी शुरू की, वो बाबा साहब के पिता के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहां से आए हो, कौन से गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में इस बैलगाड़ी वाले ने पता कराया, उसने बैलगाड़ी रोकी, सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उठाया कि तुम शूद्रों के बच्चे हो, अभी क्या अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे लगा तुम ब्राह्मणों के बच्चे हो, सवर्णों के बच्चे हो, तुम्हारे अच्छे कपड़ों से मैं धोखा खा गया, अभी क्या अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। उस बैलगाड़ी वाले ने ज्यादा पैसे के लालच में कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग शूद्र हो, इसलिए मेरे गाड़ी में बैठने का अधिकार तुमको नहीं है, मेरे गाड़ी के पीछे चलते चलते आओ। अब ये बैलगाड़ी चल पड़ी, सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे 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 चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लगी। ये मनु का कानून है। बाबा साहब को प्यास लगी, बाबा साहब ने कहा कि आपकी गाड़ी में जो पानी है थोड़ा सा पानी पिलाओ। उस गाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग शूद्र हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है तो मैं ये गाड़ी रोकूंगा, तुम लोग पीकर आ जाओ। और 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद उस बैलगाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा वो देखो वहां पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पीकर। सभी बच्चे भागते भागते वहां पर गए। बाबा साहब जब नजदीक पहुंचे तब उन्होंने देखा ये तो कीचड़ है, इसमें तो पानी भी नहीं है, लेकिन प्यास लगी थी, क्या करें। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और जो गंदा पानी ऊपर आता है वही पानी बाबा साहब ने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह मिट्टी हो गया। सारे बच्चों ने वो गंदा पानी पिया और फिर 1-8 किलोमीटर चलकर वो अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, इन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा बाबा साहब के पिताजी को आ गया था। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ। बाबा साहब भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचे, उनको सीने से लगा लिया और रोते रोते बाबा साहब ने सवाल किया कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हमें गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं, हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और राम बाबा ने बाबा साहब को ऐसे ट्रेन किया कि जिस बच्चे को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उसी बच्चे ने इस देश का ही नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने भारत को बना कर दिया। और इसलिए मैंने कहा कि जिस मनु के कानून में हम लोग बैलगाड़ी में बैठ नहीं सकते थे, जिस मनु के कानून में हम पानी नहीं पी सकते थे, आज बाबा साहब के कानून की वजह से हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और ये मिनरल वाटर पीते हैं। ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के कानून से। अब जब इसको खत्म किया जा रहा है तब कोई आगे नहीं रहा, कोई आगे नहीं रहा। हम लोग भूल चुके हैं। बाबा साहब ने पहले हम लोगों में जागृति निर्माण की और उसी फेज मैनर में इन लोगों ने हमसे हमारी जागृति खत्म की। आपको बाबा साहब चाहिए, मूर्तियां ले लो, फोटो लेके जाओ, स्टेशन को नाम लेकर जाओ, एयरपोर्ट के लिए नाम लेकर जाओ, हम लोग उसी में खुश हैं। अब इंडिया में जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात कही, अब इंडिया में नया ऑपोजिशन लीडर थोपा जा रहा है। अब सत्ता में कौन होंगे? ब्राह्मण।
आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। सत्ता में होंगे ब्राह्मण तो विपक्ष में अगर तुम लोग आ गए तो क्या होगा? तुम लोग तो इनका विरोध करोगे, अम्बेडकराइट विरोध करेंगे। इसलिए अब विपक्ष की भूमिका में एक बनिया को अम्बेडकराइट करके प्रेजेंट किया जाता है और वो कहता है मैं भारत के सभी 10 कार्यालयों में बाबा साहब के और भगत सिंह की फोटो लगाऊंगा। अब केजरीवाल नाम का बनिया इसको ऑपोजिशन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। बाबा साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट खत्म हो रही है, सोशल मूवमेंट खत्म हो रही है, रिलीजियस मूवमेंट खत्म हो रही है, एजुकेशन मूवमेंट खत्म हो रही है, इकोनॉमिकल मूवमेंट हमने हाथ में नहीं ली। सारे मूवमेंट्स को ये फेज मैनर में खत्म कर रहे हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने मंच से एमपीज और एमएलएस की बात हुई। 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये केवल शेड्यूल कास्ट के हैं संसद के अंदर। लगभग 1,500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग असेंबलीज के 1500 शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। संविधान जलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होते हैं। आज तक एक भी एमपी या एमएलए ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं। यह है आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये बाबा साहब के लोग नहीं है, ये गांधी के पूना पैक्ट का इम्पैक्ट है। और इसलिए आज सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करके नहीं हुआ, सॉल्यूशन भी ढूंढने होंगे। आज जैसे हम लोग यहाँ पर 2 अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और एक डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी। ऐसे भारत में अंबेडकर नाम लिए हुए 1 लाख संस्थाएं हैं, 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन केवल अंबेडकर नाम लेके, बुद्ध के नाम से अलग, फुले के नाम से अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, वाल्मीकि के नाम से अलग, शिवाजी के नाम से अलग। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से एक 10 लाख संगठन भारत में काम करते हैं, जिनको आप बहुजन कहते हो। ऐसी 10 लाख संगठन हम लोगों में काम कर रहे हैं। आरएसएस की कितनी संगठन है पता है? आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी केवल 104 विंग्स। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, यूथ के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, हिंदू धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद। ऐसी 104 ऑर्गेनाइजेशंस आरएसएस चलाती है और हम लोग 10 लाख संगठन में काम कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकली 104 संगठनों का 10 लाख संगठनों पर वर्चस्व होना चाहिए या 10 लाख संगठनों का 104 पर होना चाहिए? न्यूमेरिकली 104 आंकड़ा कम है, तो 104 नीचे होना चाहिए और 10 लाख ऊपर होने चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा है, 104 संगठन पूरे देश में, पूरे देश भर में उन्होंने कब्जा कर लिया। सारे संवैधानिक पदों पर, सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस ने कब्जा कर दिया है, करेंगे नहीं, कर दिया है। ये 104 संगठन 10 लाख पर और पूरे देश पर हावी कैसे होते? हमारे काम करने के तरीके से। वो लोग अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचारधारा को कभी नहीं छोड़ते। उनके लिए व्यक्ति, उनके लिए संगठन सेकेंडरी है, विचारधारा पहले, सबसे पहले विचारधारा। और हमारे लिए, हमें तो विचारधारा ही पता नहीं कि एग्जैक्टली हम किसके विचारधारा पर काम कर रहे हैं। मैं आपको जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा इन लोगों का। 2014 से पहले पूरे देश भर में बीजेपी की ओर से
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले बीजेपी की ओर से who was the prime ministerial candidate? L.K. Advani. L.K. Advani was the prime ministerial candidate of BJP RSS. पूरे देश भर में यात्रा निकाली थी उन्होंने। लेकिन जब RSS को ये लगा कि हम L.K. Advani के लीडरशिप में इतना बेनिफिट हमको नहीं होगा, उन्होंने L.K. Advani का कैंडिडेचर पीछे लिया और गुजरात से मोदी को बुलाकर मोदी को एज ओबीसी उनको प्रेजेंट किया कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मुझे बताइए, उस दिन से लेकर आज तक क्या L.K. Advani ने कभी भी इस चीज का विरोध किया? कोई नया संगठन बनाया? बीजेपी ब्रैकेट L.K. Advani, RSS ब्रैकेट L.K. Advani। वो लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जैसी कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार है। वो लोग ब्राह्मणी विचारधारा को, मनु के कानून को भारत में लागू करने के लिए पीएम पद का भी त्याग करने को तैयार है। हम लोग बाबा साहब की, बुद्ध की, गुरु रविदास जी की विचारधारा को लागू करने के लिए आपके यहां पर होता है सरपंच पद, सरपंच, ये तक छोड़ने को तैयार नहीं है, ये तक छोड़ने को तैयार नहीं। अगर हमें किसी संगठन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, छोटा सा पद भी अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? उस संगठन से बाहर आते हैं, नया संगठन बनाते हैं और काम क्या करते हैं? जिस संगठन से बाहर आए हैं उसी का विरोध करने का काम करते हैं, उसी का विरोध करने का काम करते हैं। वो लोग किसी भी संगठन में जाए, वो एक दूसरे को सपोर्टिव काम करते हैं। कभी बजरंग दल के आदमी को सुना है वो एबीवीपी का विरोध कर रहा है? कभी एबीवीपी के आदमी को सुना है वो विश्व हिंदू परिषद का विरोध कर रहा है? हमारे लोगों में 10 लाख संगठनाएं हैं, एक दूसरे की टांग खींचते, एक दूसरे की टांग खींचते, और इसलिए अब हम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना होगा। ऑर्गेनाइज इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि टू एजुकेट। अब हम अच्छी हालात में हैं, एजुकेट हम भी हुए हैं, लोगों को भी कर रहे हैं, एजुकेट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऑर्गेनाइज होने को हम तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूं 10 लाख नहीं, 1 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस बना लें। बाबा साहब ने अधिकार दिया है, अब बनाओ, लेकिन विचारधारा को ऊपर रखो। ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो विचारधारा के ऊपर काम कर रहा है हम उसके साथ। हमारे यहां पर व्यक्ति बड़ा हो जाता है, विचारधारा खत्म हो जाता है। व्यक्ति को हम बड़ा मानते हैं और विचारधारा को शून्य मानते हैं। मैं आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहना चाहूंगा, तथागत बुद्ध का एक उनकी लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तथागत बुद्ध अपनी चालिका करते करते एक ऐसे गांव में, एक शहर में ऐसे आ गए, ऐसे देश में आ गए जो पूरा उजड़ चुका था। उस गांव में कोई जीवन बचा ही नहीं था, ना पेड़ थे, ना पक्षी थे, ना जानवर थे और ना ही इंसान थे। सिर्फ घर थे, बंजर घर। तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ आए। उस संघ के बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये कैसा विचित्र देश है, ये कैसा विचित्र देश है, यहां पर तो जीवन का कोई अंश ही दिखाई नहीं देता। क्या हुआ है इस गांव के ऊपर? यहां के लोग कहां चले गए? तथागत बुद्ध ने कहा, एक काम करो, सारे घरों में जाकर देखो कि यहां के लोग कहां चले गए। सारे घरों में जाओ। वो बौद्ध भिक्षुक सारे घरों में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए और
सारे घर में जाने के बाद उनको एक विचित्र घटना सारे घर में दिखाई दी। सारे लोग अपने अपने घर में ही मरे पड़े। सारे लोग अपने अपने घर में मरे पड़े हैं और पता नहीं कब से मरे पड़े हैं। उनकी स्केलेटन्स, पिंजर, वहां तक उनकी बॉडी हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक घटना देखी कि सारे पिंजर जो है वो एक गड्ढे में, एक गड्ढे में पड़े हुए हैं। सारे घर में गड्ढा बनाया हुआ। सारे भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आए, बुद्ध को बताया कि ये कैसा विचित्र दृश्य है कि सारे घरों में लोग मरे पड़े हैं और सभी लोग जैसे कोई गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढा खोदते ही उसमें मर गए हैं। ऐसे दृश्य है। तथागत ये क्या है? इस गांव के ऊपर ऐसा क्या हुआ था? तथागत बुद्ध ने कहा, इस गांव के ऊपर जो आप लोग कहते हो ड्रॉट, सूखा, पिछले 4-5 सालों से इस गांव में बारिश नहीं हुई। पानी का एक बूंद यहां पर नहीं बरसा, पानी का बूंद बरसा नहीं, सारे जानवर मर गए। तो तथागत बुद्ध को पूछा गया कि ये क्या दृश्य है कि सभी लोग एक गड्ढे में मरे हुए हैं, हर एक गड्ढे में गड्ढा क्यों दिखाई दे रहा है? तथागत बुद्ध ने कहा कि वो सारे लोग पानी की तलाश में अपने अपने घर में कुआं खोदने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग अपने अपने घर में कुआं खोदकर पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वो पानी ढूंढते ढूंढते ही उसी गड्ढे में मर गए और उसी गड्ढे में उनके शव, उनकी बॉडी पड़ी हुई। तथागत बुद्ध ने कहा, अगर इस गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं खोदते तो ये सारे के सारे जिंदा होते और इनको पानी लग चुका होता। अगर ये सारे के सारे इकट्ठा होकर एक ही जगह होते। आज हम लोगों की अवस्था वही है। हम सभी लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। कई अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाना भी बाबा साहब ने दिया हुआ एक राइट, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को जैसे आरएसएस अपनी मीटिंग्स लेती है, उस तरह हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर बैठना है। जब तक हम ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करेंगे हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, वरना हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने ही आंदोलनों में कब मर चुके होंगे पता नहीं चले। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार हमको दिए, वो सारे अधिकारों को छीनने के लिए, हटाने के लिए बीजेपी, आरएसएस, मोदी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। 24 आवर्स। बाबा साहब को ये पता था, इसलिए आप लोगों ने बाबा साहब का बीबीसी का इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा। बाबा साहब ने कहा कि इंडिया में डेमोक्रेसी ज्यादा देर नहीं चलेगी, और डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या आवश्यक है इसका डिटेल स्पीच बाबा साहब ने दिया है। कि बाबा साहब ने कहा कि जिस देश में लोकतंत्र अगर आपको चाहिए तो वहां पर जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आज जाति व्यवस्था भारत का सबसे बड़ा एक अविभाज्य भाग बन चुका है, सबसे बड़ा। इसलिए लोकतंत्र वहां पर नहीं है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, देखिए, जब बाबा साहब को, क्योंकि ये रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब को यह अंदेशा हुआ कि भारत में ये लोग कभी डेमोक्रेसी को टिकने नहीं देंगे, संविधान को लागू होने नहीं देंगे, तब उसी बीबीसी के इंटरव्यूअर ने बाबा साहब से और एक क्वेश्चन किया था कि ऐसे हालात में आप क्या करोगे? बाबा साहब ने कहा कि हमें एक अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी, एक पर्यायी व्यवस्था भारत में खड़ी करनी होगी, और वो व्यवस्था बाबा साहब जाते जाते खड़ी कर गए। 1950 में जब सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज की मीटिंग हुई, 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का निर्माण हुआ। 1952, 54, 56 every 2 years
इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की मीटिंग्स होने लगी और बुद्धिस्ट कंट्रीज की संख्या इन ऑर्गेनाइजेशंस में अटैच होना शुरू हुई। 27 कंट्री से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। आज ये ऑर्गेनाइजेशन 135 बुद्धिस्ट कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। बाबा साहब को हमेशा ये चिंता सताई रहती थी कि मेरे बाद मेरे समाज का क्या होगा। जब बाबा साहब की डेथ हुई तब बाबा साहब अपने परिवार की विल नहीं बना रहे थे कि मेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी, मेरे नेफ्यू को ये प्रॉपर्टी। बाबा साहब रात के 2 बजे तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रीफेस लिख रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब अंबेडकर जी के ख्याल में, माइंड में अपना परिवार नहीं था। बाबा साहब के दिमाग में उनका समाज था कि मेरे जाने के बाद मेरे लोग बुद्धा को किस तरह से फॉलो करें, इसका ग्रंथ रेडी होकर देना चाहिए, तब जाकर मेरे लोग इस नए मार्ग पर चलेंगे। बाबा साहब बुद्धा ने धम्मा लिख रहे थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हम बाबा साहब के परिवार नहीं हैं। बाबा साहब का परिवार आप सब लोग हो, क्योंकि अंतिम समय तक बाबा साहब आपके बारे में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। बाबा साहब ने बुद्धा ने धम्मा कंप्लीट किया और बाबा साहब हमको वो मार्ग लेकर गए कि अगर भारत का संविधान तुमको न्याय नहीं दे पाए, भारत में अगर डेमोक्रेसी खत्म होती है, तो बुद्धिस्ट बनकर बौद्ध देशों के पास जाओ, वहां से अपने हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ो, वहां से लड़ो। आज देखिए यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। किस लिए है ये वॉर? नाटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 अमेरिकन कंट्रीज का एक संगठन है। 30 देशों के संगठन के मेंबरशिप के लिए यूक्रेन पे तबाही मचाई गई कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाए, इसलिए रशिया ने पूरा देश तबाह कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म के माध्यम से हमें बुद्धिस्ट बनाकर गए और आज घड़ी में 135 देशों से जोड़ गए हैं। बाबा साहब किसी भी तरह का वायलेंस, किसी भी तरह का वॉर, किसी भी तरह की तबाही बिना किए हमको 135 देश का मेंबर बना चुके हैं, लेकिन हम वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं। 135 देशों के दरवाजे खोलकर गए कि अगर भारत में सताए जाओ तो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर जाओ और बातें रखो। आज जब मैं बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तब देखता हूं कि इंडिया की ओर से तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, जोशी, ये लोग बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे 2019 या 2019 का शायद से वियतनाम का यूनाइटेड नेशंस की मेरी कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, एज अ बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वेंकैया नायडू स्पीच कर। वेंकैया नायडू जो जनेऊ पहनता है, जो भारत का एक ब्राह्मण है, वो भारत के बाहर बुद्धिस्ट कंट्रीज के सामने खुद को बुद्धिस्ट कहता है और ये कहता है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार गांधी ने किया। गांधी इनको पंचशील के बारे में पता नहीं, कभी पंचशील का उन्होंने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनको बुद्धिस्ट आइकॉन के तौर पर वहां प्रेजेंट किया जाता है और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने ये दिया हुआ मार्ग, उसके ऊपर भी चलना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए इस मार्ग को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी बाहर जाते हैं, मैंने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फेसबुक लाइव वीडियो बनाया, वहां पर एक बुक का ओपनिंग किया गया था और बुक की बड़ी प्रतिमा वहां पर थी और बुक का टाइटल था अ मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर। अब हिंदुओं के जो
पुजारी होते हैं, इन्हें प्रीस्ट कहते हैं। अब मॉन्क ये जो टर्म है, ये वर्ड है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए यूज होता है। अब भारत में से बौद्ध भिक्षु कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड के सामने। बाबा साहब जो मार्ग हमें देकर गए, उस मार्ग पर ये कब्जा कर रहे हैं, हम लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मेरे ख्याल से आपने हॉल का भी टाइमिंग है 9-10 हो चुका है, तो मैं भी ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी, देखिए मैं हमेशा भारत के हर कोने में बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करता रहता हूँ। जब मैं साउथ साइड में जाता हूँ, कांग्रेस के लोग अगर कोई मंच पर हो तो उन्हें बाबा साहब के बारे में इतना पता नहीं होगा, तो हमेशा मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या मिला। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, डेथ हुआ, तब बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट्स के खातों के मंत्री रह चुके थे, मंत्री, मिनिस्टर। आज घड़ी में कोई सरपंच भी बन जाता है तो 7 पीढ़ियों तक पैसा इकट्ठा कर लेता है कि 7 पीढ़ियां जिए। उस बाबा साहब 4 खातों के मंत्री थे। मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर जी के बैंक का स्टेटमेंट है। गिल्लेस करके मुंबई में बैंक हुआ करती थी, वहां पर बाबा साहब का सेविंग्स अकाउंट, और उस अकाउंट में 15,000 रुपए और कुछ 37 पैसे बाबा साहब के अकाउंट में थे जब बाबा साहब की डेथ हुई। 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, इनके खाते में सिर्फ 15,000 रुपए, तो बाबा साहब ने कमाया क्या? आज उसका जवाब बाबा साहब की प्रॉपर्टी आज मैं आपके सामने डिक्लेयर करता हूं कि 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में सिर्फ 15,000 रुपए है, तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां देंगे? आज भारत में यहां पर जितने भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और आप जो लोग हो, ये है बाबा साहब की असली प्रॉपर्टी। ये बाबा साहब ने बनाया है, इनके जीवन में ये बाबा साहब ने बनाया है। आप लोग, हम लोग, सभी लोग, आज आप लोग यहां पर यूएस में हो, अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं लिख के देता हूं, आप यूएस में भी नहीं आ सकते थे। जिन लोगों के कोई रेशन कार्ड नहीं बनाता था, बाबा साहब उनके पासपोर्ट बनाकर चले गए, इसलिए आज बाबा साहब की वजह से हम यहां पर। मैंने जब बाबा साहब का पासपोर्ट आप लोगों को भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने लिखा कि ये पासपोर्ट की वजह से, ये एक पासपोर्ट की वजह से लाखों करोड़ों पासपोर्ट बनने शुरू हुए। आज बाबा साहब के आज जयंती पे हम उनको आनंद कर रहे हैं, लेकिन सही बाबा साहब को भी बाबा साहब के जयंती के लिए बुलाया गया। वर्ली मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। बाबा साहब जिंदा थे। बाबा साहब की कोई भी स्पीच आप वॉल्यूम्स में देख लो, 25-25, 30-30 पेजेस की स्पीच जब रीड करोगे तो कम से कम 1-1, 1.5 घंटे का स्पीच। लेकिन वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने ही बर्थ एनिवर्सरी पर सिर्फ आधे पन्ने का स्पीच, सिर्फ आधे पन्ने, 18th वॉल्यूम पार्ट 3 में ये स्पीच लिखा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जयंती मनाने के बजाय, मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय, मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो, और ये काम पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाओ, लेकिन मेरा काम पूरा करो। यही बाबा साहब को असली ट्रिब्यूट होगा उनके जयंती पर। अगर कोई भी एक बाबा साहब का मोटो, बाबा साहब का काम हम अपनी जिंदगी में पूरा कर पाए, वही बाबा साहब को असली ट्रिब्यूट होगा। आज आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया है, मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया। भारत में हमारी आवाज को पूरी तरह से खत्म किया गया है, दबाया गया। शायद साल भर के बाद हम लोग भारत के बाहर नहीं आ पाए, हम कभी बता नहीं पाए कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है।
हमारे ऊपर कितने अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं कि हम कभी बता नहीं पाए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि हमारी आवाज अब आप लोगों को बनना है। यहां पर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों तक हमारे निवेदन, हमारे मेमोरेंडम, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार की आवाज आप लोगों को बनना है। क्योंकि भारत की सारी सिस्टम आप किसके सामने जाओगे? कंप्लेंट किसको करने वाले हो? सीएम को, पीएम को। सबसे बड़ा पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति आरएसएस के कार्यक्रमों में जाता है और आरएसएस के लोगों के पैर छू रहा है। एक स्टेट का सीएम बैठा रहता है और प्रेसिडेंट उसकी पैर छू रहा है। यह हालत हो गई है इंडिया और इंडिया के डेमोक्रेसी। इसलिए हमारी आवाज आप लोगों को बनना है, आप लोगों को यहाँ पर से हमारी आवाज उठानी है। मुझे ये लेटर आप लोगों में से किसी ने दिया है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ बाबा साहब की बातें बताएं जो आपने, आपके पिता ने, आपके फैमिली ने अनुभव की होगी। तो मैं वो भी आपका जो निवेदन है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। वैसे मैंने तो, मेरा जन्म 82 का है, तो मैंने तो बाबा साहब को नहीं देखा। मेरे पिता का जन्म 1951 का है। 50 उस समय राजगृह में मेरे पिता का जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम भी बाबा साहब ने दिया हुआ है, अशोक सम्राट, शायद सम्राट अशोक के याद पर मेरे पिता को बाबा साहब ने नाम दिया हुआ। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जो आप फोटो देखते हो बाबा साहब के फ्यूनरल की, उस ट्रक में बाबा साहब के शरीर के पास मेरे पिताजी वहां बैठे थे। मेरे पिताजी कहते हैं कि ये लोग इतने क्यों आए, हमें उस समय पता नहीं चला। बस 6 साल के थे मेरे पिताजी। ये लोग इतनी सारी भीड़ में क्यों आए हैं, हमको ट्रक में क्यों बिठाया गया है, मुझे उस समय ये अंदेशा नहीं था। अब जब बड़ा हुआ हूं तब पता चलता है कि बाबा साहब कितना काम करके गए। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे पिता ने कभी हम लोगों को चिड़िया की, जानवरों की स्टोरीज नहीं सुनाई। सोते समय बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। मेरा जो नाम है राजरतन, ये बाबा साहब के बेटे का नाम है। मैं हमेशा अपने पिता से, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में मेरे नाम को कोई ठीक से प्रोनाउंस नहीं करता है, कोई राज कहता है, कोई रतन कहता है, कोई पता नहीं और क्या क्या उसको तोड़ मरोड़ के लोग कहते थे। तो मैं मेरे पिताजी से हमेशा ये बहस करता था, क्या पुराना नाम रख दिया मेरा, इतना पुराने जमाने का नाम रख दिया, कोई भी ठीक से नहीं लेता इसको। तो मेरे पिताजी कहते थे, अरे बाबा साहब के बच्चे के याद पर मैंने तुम्हारा नाम रखा था। मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई। जब मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे पिता ने कहा कि पीएचडी करना ही चाहते हो तो बाबा साहब का कोई विषय लेकर उस पर पीएचडी करो। मैंने कहा ठीक है, बाबा साहब का कोई इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या कॉमर्स के ऊपर कोई विषय हो तो वो टॉपिक के ऊपर मैं पीएचडी करूंगा। अब बाबा साहब के ऊपर पीएचडी करनी है तो बाबा साहब को तो पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने क्या क्या किया है, उनका इकोनॉमिकल थॉट क्या है, उनका फाइनेंशियल थॉट क्या है। तो जितने भी, जैसे अभी आपने चांदेव खैमुड़े का नाम लिया जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो मैंने वहां से शुरुआत की, वो पढ़ना शुरू किया। और सेकेंड वॉल्यूम में बाबा साहब की फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह से घर में आचरण हुआ करता था, वो सारे सेकेंड वॉल्यूम में। तो वो वॉल्यूम जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे राजरतन मिला, उसमें मुझे पढ़ने को मिला ये बच्चा कौन है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी ये नाम यूज नहीं करता था। राज नाम से ही सारा व्यवहार, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में, यही नाम से आज भी मुझे लोग जानते हैं। राजरतन नाम का यूज ही नहीं करता था।
जब इस बच्चे के बारे में पता चला, 2.5 साल का जब ये हुआ 1926 में, तब इसे डबल निमोनिया हो चुका था, डबल निमोनिया हो गया। बाबा साहब लिखते हैं कि अभी हमारी हालत थोड़ी अच्छी हो गई, कुछ पैसे हमारे पास आने लग गए थे, तो घर में सब अच्छा था। ऐसे हालात में राजरत्न बीमार हो गया, उसको डबल निमोनिया हो गया। अब बाबा साहब उस बच्चे के दवाई के लिए, उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ये अनटचेबल का बच्चा है, कौन हाथ लगाएगा इसको? डबल निमोनिया होने के बावजूद वो घर में पड़ा था, घर में पड़ा था। अब कितने दिन बच्चे के पास ही बैठे रहे? बाबा साहब अपने बच्चे को बुखार में तपता हुआ छोड़कर हाईकोर्ट के काम के लिए चले गए। बाबा साहब हाईकोर्ट में चले गए। माता रमाई, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वाइफ, उन्होंने देखा कि बच्चे की हालत खराब होती जा रही है, इसका बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ। ये संदेशा बाबा साहब को हाईकोर्ट में मिला। बाबा साहब को पता चला कि मैं बुखार में तपता हुआ बच्चा घर छोड़कर आया हूं, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बाबा साहब ने तांगा किया और तांगा करके बाबा साहब अपने जिस 10x10 के रूम में रहा करते थे, चाली में रहा करते थे, उसके सामने आकर ये तांगा रुका। बाबा साहब भागते भागते अपने घर में गए, उस बच्चे को अपने गोद में लिया और बाबा साहब को पता चला कि बच्चा जा चुका है, बच्चा मर चुका है। बाबा साहब उस समय इतना फूट फूट कर रहे, दीवार पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रो रहे थे, छोटे बच्चे जैसे बाबा साहब रो रहे थे। बाबा साहब के कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को पता नहीं चल रहा था कि हम हमारे नेता को शांत कैसे करें। बाबा साहब का बचपन का दोस्त आगे आया, बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब से कहा अब इस बच्चे की अंत्यविधि करना होगा। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं इस बच्चे की अंत्यविधि नहीं करूंगा। बहुत समझाने पर बाबा साहब इस बच्चे की अंत्यविधि करके आए और इस बच्चे की याद में बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं इससे बात करता था, इससे खेलता था, तब इसे कहा करता था कि तू शेर है, तू शेर का बच्चा है, तू मिलिट्री के खानदान में पैदा हुआ बच्चा है, तुझे बड़ा होने के बाद मेरे अधूरे रहे हुए काम तुझे पूरे करने हैं। बाबा साहब इस 2.5 साल के बच्चे से, आपको पता है 2.5 साल का बच्चा कितना होता है, चलने फिरने लग जाता है, खेलने लग जाता है। 2.5 साल के बच्चे से इतनी बड़ी उम्मीद लगाए रखे हैं कि बड़ा होने के बाद तुझे मेरा काम पूरा करना है, लेकिन इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने बाबा साहब के बच्चे की हत्या कर दी। मैं इसे मृत्यु नहीं मानता, नैसर्गिक मृत्यु नहीं मानता। अगर उस बच्चे को ट्रीटमेंट मिलती तो क्या वो बच्चा मरता? ये हत्या थी। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बाबा साहब के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चों का, 4 बच्चों की हत्या इस ब्राह्मणिकल सिस्टम ने की। और जब ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ने के बाद वो किताब मैंने बंद की और मैं सोचने लगा, इसी बच्चे के याद पर मेरा नाम है, इसी बच्चे के याद पर मेरा नाम राजरत्न रखा हुआ है। अगर ये बच्चा जिंदा होता, ये बच्चा जीता, तो बड़े होने के बाद बाबा साहब के अगले काम ये पूरा करता। और तब से मैंने निर्णय लिया कि आज से राज का नाम जीवन है वो यहीं पर होगा, यहीं तक होगा। इसके बाद बाबा साहब के उस बच्चे का जीवन मैं अपने जीवन में जीऊंगा और बाबा साहब के अधूरे रहे हुए काम को पूरा करने की जितनी मेरे जीवन में सफलता मिलेगी उतना पूरा करने का काम करूंगा। आज बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को फैलाने का ब्राह्मणिक सिस्टम मुझे ये फल देती है
किसी भी मीडिया पर आपने मुझे नहीं देखा होगा, किसी भी ब्राह्मणिकल मीडिया। ये तो फिर अंग्रेज हमारे मदद के लिए आए हैं, जो सोशल मीडिया लेकर आए। ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे नहीं लगता आपको मेरे बारे में कभी पता चलता। हमारे बारे में कोई मीडिया नहीं छापता, कोई मीडिया नहीं दिखाता। इसलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, बुद्ध के पास कौन सा मीडिया था, बुद्ध के पास कौन सी व्यवस्था थी। सिर्फ 2 पैरों पे चलकर एक गले के भरोसे पर उनको प्राप्त हुआ ज्ञान उन्होंने पूरे एशिया खंड में फैलाया। और इसलिए हमने आज तथागत बुद्ध के पास गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, हमारे पास वो तो है। तो हम भी अपने 2 पैरों के ऊपर एक गले के भरोसे पर बाबा साहब की विचारधारा गली गली तक जाकर फैलाएंगे और बाबा साहब के लिए जो जागृति बाबा साहब ने की थी वो जागृति फिर से समाज में करेंगे, वो जागृति करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी, आखिरी बात में आपको और एक इन्होंने और एक रिक्वेस्ट की है कि बाबा साहब के बारे में और कुछ हो परिवार का तो बताए। तो मेरे पिता का नाम बाबा साहब ने रखा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बाबा साहब बहुत कम मुंबई में आते थे, राजगुरु में आते थे। बाबा साहब का जितना भी पास्ट लाइफ है पूरा लास्ट का वो दिल्ली में गुजरा। दिल्ली का जो घर है वहां पर बाबा साहब रहा करते थे। लेकिन जब भी मुंबई में आते थे, राजगुरु में आते थे, बाबा साहब मेरे पिता और मेरे आंटी को उनकी एक ब्लैक कलर की एम्बेसडर या कोई कार थी उसमें बिठाकर एक राउंड चक्कर लगाकर आते थे। एक बात और मुझे बाबा साहब के बारे में बताई गई। बाबा साहब एक बार बुद्ध की तस्वीर को देख रहे थे, राजगुरु में बुद्ध की तस्वीर बाबा साहब ने लगाई थी। बाबा साहब बहुत देर तक उस तस्वीर को देख रहे थे। तो बाबा साहब के बेटे ने बाबा साहब से पूछा कि इतनी देर से क्या देख रहे हैं, ये बुद्ध की तस्वीर को इतनी देर से क्या देख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इस बुद्ध में कितनी ताकत होगी जिसने सम्राट अशोक के हाथ से अपनी तलवार नीचे रखने को मजबूर कर दिया। इस बुद्ध में कितनी बड़ी ताकत होगी। वो बात भी मुझे मेरे पिता ने बताई थी। और एक बात मैं आपको बता कर जाता हूं कि बाबा साहब संविधान के माध्यम से कितनी बड़ी व्यवस्था हमको देकर गए। जब बाबा साहब अपना स्पीच खत्म करके 25 नवंबर 1949 का बाबा साहब का संविधान सभा का स्पीच है, ये स्पीच खत्म करके बाबा साहब अपने दिल्ली के घर पर गए। उनकी रेलिंग चेयर थी, उस पे बाबा साहब बैठे, आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। नानक चंद रत्तू उनके साथ रहा करते थे। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अभी तो देश को संविधान देकर आए हैं, संविधान के बारे में स्पीच कर आए हैं, कि क्यों रो रहे हैं। बाबा साहब के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे जगाऊं, कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि क्यों रो रहे हैं। तो रत्तू ने एक तरकीब की, बाबा साहब के पैरों के यहाँ बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब, अभी आप भारत को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए, एक अच्छा संविधान देकर आए, किस बात का दुख है आपको, आप क्यों रो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, रत्तू एक समय था कि मेरा बेटा, मेरा राजविक्रम जब इस जहां से जा रहा था तब उसके शरीर पर डालने के लिए कफन तक मेरे पास नहीं था। उसके शरीर पर कफन तक मैं डाल नहीं सका। बिना कफन के मेरे राजविक्रम को मुझे विदा करना पड़ा। लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान दिया है और इस देश के संविधान के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था मैंने कायम की है कि मेरा आने वाला हर एक राजवचन ये सूट बूट टाई कोट में निर्माण होगा, पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने भारत को दी। बाबा साहब हमें ये सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था देकर गए। इस व्यवस्था को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं
बाबा साहब के नाम से, बुद्ध के नाम से, गुरु रविदास जी के नाम से कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को एक दूसरे के साथ काम करना होगा, तब जाकर हम बाबा साहब के इस कारवां को बढ़ा पाएंगे, चला पाएंगे। और मुझे आज गर्व महसूस होता है कि आज बाबा साहब की कम्युनिटी एक ग्लोबल कम्युनिटी बन चुकी है। आप लोगों की वजह से हम इंडिया में प्राउड फील कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को इक्वलिटी डे से सम्मानित किया है। ऐसे यूएस में आकर जहाँ पर बाबा साहब ने कहा कि इक्वलिटी क्या होती है, ये यहाँ से अनुभव करने को मिला। ऐसे आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मेरे ख्याल से ये सेकेंड टाइम है मैं यहाँ पर आया हूँ। राम सरोज जी का, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने, क्योंकि हम लोगों को सेलिब्रेशन की आदत लगी है, ऐसे स्पीच हम लोग ज़्यादा नहीं सुनते। आप लोगों ने फिर भी मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय देश।